आखिरकार कोई रास्ता ना देखकर रूही के दिमाग में सिर्फ आरब का ख्याल आया, क्योंकि वही इस मुश्किल परिस्थिति को समझ सकता था। वह भागती हुई आरब के पास गई और बेहद भावुक होकर बोली, आरब, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रूही की बात सुनते ही आरब अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया। उसका मन तो खुशी से नाचने का कर रहा था, क्योंकि वह इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसने चेहरे पर गंभीरता लाते हुए पूछा, क्या हुआ रूही, कोई परेशानी है क्या? रूही ने तुरंत आरब को नेहा का भेजा हुआ मैसेज दिखा दिया। उसे देखते ही आरब ओबराय नाटक करते हुए गहरी सोच में डूब गया और बोला, यह मैसेज तो वाकई में बहुत डरावना है। मुझे भी नेहा की बहुत चिंता हो रही है। आरब ओबराय ने तुरंत रूही को सोफे पर बैठाया और उसे पीने के लिए पानी का गिलास दिया। रूही इतनी घबराई हुई थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। नेहा उसकी बचपन की सबसे पक्की सहेली थी और दोनों के परिवारों के बीच बहुत गहरे संबंध थे। दोनों ने एक दूसरे की जिम्मेदारी पर भी बाहर जाकर काम करने का फैसला किया था। वैसे तो नेहा के माता पिता चाहते थे कि वह शादी करके सेटल हो जाए, लेकिन वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। रूही को लग रहा था कि उसकी एक गलती की वजह से नेहा इस मुसीबत में फंसी है और उसे वापस घर बैठना पड़ सकता है। रमेश और आरब इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि वे दोनों बहुत पक्की सहेलियां हैं, इसलिए उन्होंने रूही को बैंकॉक बुलाने के लिए यह चाल बुना था। रूही ने आरब के हाथ पकड़े और गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज आरब, क्या तुम मुझे जल्दी से जल्दी बैंकॉक पहुंचा सकते हो? मुझे नेहा की बहुत फिक्र हो रही है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। रूही की बातें सुनकर आरब मन ही मन सोचने लगा कि इस लड़की को मेरे अलावा पूरी दुनिया की परवाह है। खैर, रूही को इस तरह टूटे हुए देखकर आरब ने उसे दिलासा दिया और कहा, तुम शांत हो जाओ और आराम करो। चिंता मत करो, मेरा एक दोस्त है, उसके पास प्राइवेट जेट है, वह हमारी मदद कर सकता है। उसने रूही को तुरंत अपनी पैकिंग करने के लिए कहा। लगभग 1 घंटे पर रूही अपनी जरूरी सामान और पासपोर्ट लेकर बाहर आ गई। उसने अपने पापा से झूठ बोलते हुए कहा, पापा, नेहा का वहाँ एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत ठीक नहीं, इसलिए मुझे तुरंत उसके पास जाना होगा। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी, तब तक प्लीज आप दोनों नेहा के घर पर इस बारे में कुछ मत बताना। रूही की जिद के आगे उसके माता पिता को उसकी बात माननी पड़ी। एक लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद रूही आरब के साथ प्राइवेट जेट से बैंकॉक पहुंच गई। जब वे वहां पहुंचे तो रात काफी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अगली सुबह नेहा के पास जाने का फैसला किया। उन दोनों ने रात रुकने के लिए एक आलीशान होटल में स्टे किया। वहां पहुंचकर आरब ओबरा होटल स्टाफ पर बुरी तरह भड़क रहा था, क्योंकि उसने जो कमरे बुक किए थे वे एक दूसरे से काफी दूर थे। इस वक्त आरब ओबरा के लिए सबसे बड़ी सिर दर्द यह थी कि वह रूही को नेहा के पास जाने से कैसे रोके, क्योंकि नेहा तो बिल्कुल ठीक थी और उसे इस पूरे प्लान के बारे में कुछ पता भी नहीं था। इस नई मुसीबत की हल के लिए आरब ने तुरंत रमेश को फोन किया। रमेश ने जब आरब की परेशानी सुनी तो वह चिढ़कर बोला, तुमने तो इस काम में जैसे पीएचडी कर रखी है। आरब इरिटेट होकर बोला, हाँ, लेकिन कम से कम तुमसे तो बेहतर हूँ। अगले दिन आरब ओबरा एक दुकान पर खड़ा हुआ सामान ले रहा था और रूही उससे थोड़ी दूरी पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। तभी अचानक हवा के झोंके की तरह एक नकाबपोश आदमी वहां से गुजरा। उसने तेजी से झपट्टा मारकर रूही के हाथ से उसका बैग छीन लिया और भागने लगा। रूही जोर जोर से चिल्लाई, चोर चोर, कोई रोको। रूही की आवाज सुनकर आरब तुरंत उस चोर के पीछे भागा, लेकिन वह आदमी किसी अदृश्य साये की तरह गलियों में गायब हो गया और आरब खाली हाथ वापस लौटा। उसने रूही के पास आकर सिर झुकाते हुए कहा, आई एम सॉरी रूही। वह चोर बचकर निकल गया। यह सुनकर रूही फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उस बैग में उसका फोन, पासपोर्ट और सारे जरूरी दस्तावेज थे, जिनमें नेहा का वह पता भी शामिल था जो रमेश ने भेजा था। रूही रोते हुए कहने लगी, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो नेहा का एड्रेस भी नहीं है, मैं उसके पास कैसे जाऊंगी? पता नहीं वह किस हाल में मेरा इंतजार कर रही होगी। रूही को इस तरह रोता देख आरब ओबराय को अंदर से बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वह उसे इस तरह तकलीफ नहीं देना चाहता था, लेकिन इस गंदे खेल के सिवा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आरब की बहुत मिन्नतें करने के बाद रूही उसके साथ एक बेहद खूबसूरत से घर में आ गई। बिना पासपोर्ट और पैसों के वह वापस भी नहीं जा सकती थी। उस घर को देखकर रूही ने हैरानी से पूछा, आरव, यह घर किसका है? आरव ने कहा, यह मेरे भाई का है। फिलहाल वह यहाँ नहीं है, तो हम दोनों कुछ दिन यहाँ रुक सकते हैं। रूही काफी थकी हुई थी, इसलिए वह सावन लेने के लिए कमरे में चली गई। कुछ देर बाद आरव ओबराय ने खाना ऑर्डर किया। दोनों चुपचाप हॉल में बैठकर खाना खाने लगे। रूही का मूड बहुत खराब था, इसलिए वह बिल्कुल खामोश थी। खाना खाते समय अचानक थोड़ा सा खाना रूही के होंठों पर लग गया। यह देखकर आरव ओबराय ने अपने अंगूठे से उसके होंठों को साफ कर दिया।
आरव का यह स्पर्श इतना गहरा और भावुक था कि रूही ने चौंक कर खाना छोड़ दिया और अपनी चेयर से उठकर खड़ी हो गई। उसने सख्त लिहाजे में कहा, आरव, मैं यहाँ तुम्हारे साथ सिर्फ नेहा की वजह से आई हूँ, इसलिए अपने मन में कोई गलतफहमी मत रखना और प्लीज अपनी ऐसी हरकतें बंद करो। मुझे इससे बहुत चिढ़ होती है। रूही की बातें सुनकर आरव ओबराय एक पल के लिए हैरान रह गया। फिर जैसे ही रूही वहां से जाने लगी, आरव ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसने रूही को अपनी मजबूत बाहों में जकड़ते हुए कहा कि मैं जानता हूँ, लेकिन जब तक तुम यहाँ हो तब तक सिर्फ मेरी बनकर रहो। जब तक तुम यहाँ से चली जाओगी ना, उसके बाद मैं तुम्हें कभी अपनी शकल भी नहीं दिखाऊंगा और ना ही तुमसे मिलूंगा। इसलिए जब तक तुम मुझे खुद से दूर मत करो, प्लीज बेबी। आरव बोलते बोलते रूही के बेहद करीब आ गया। रूही इस अचानक हुए करीब आने से चिढ़ गई, लेकिन आरव ने उसके दोनों हाथ मजबूती से पकड़ रखे और बेहद जुनूनी तरीके से बात करने लगा। रूही ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और आरव को पीछे धकेलते हुए कहा, तुम्हें मेरी कसम है आरव, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो। इतना कहकर रूही दौड़कर कमरे के अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। रूही बिस्तर पर लेटकर सोचने लगी कि उसे जल्द से जल्द नेहा को ढूंढना होगा, वरना अगर उसके माता पिता को पता चला तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। दूसरी तरफ रूही के इस तरह दूर जाने से आरव ओबराय को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपना हाथ दीवार में दे मारा और खुद से कहा, तुम मेरे इतने करीब होकर भी मुझसे इतनी दूर रहना चाहती हो। अब मुझे तुम्हें हासिल करने के लिए और क्या क्या करना होगा। उसने अपने कमरे के कंप्यूटर को ऑन किया, जिसकी स्क्रीन पर वह रूही को देख सकता था। कमरे में लगे कैमरे के जरिए रूही को परेशान देखकर आरव के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वह रूही के कमरे के दरवाजे पर गया और नॉक करते हुए बोला, रूही, दरवाजा खोलो। रूही ने हिचकिचाहट के साथ दरवाजा खोला। आरव ओबराय ने बेहद शांत और नरम आवाज में रिक्वेस्ट की कि यह माहौल तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है और तुम यहाँ कंफर्टेबल फील भी नहीं कर रही होगी, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे सो जाने के बाद मैं अपने कमरे में चला जाऊंगा। रूही को आरव ओबराय की बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन इस अनजान देश में खुद को बिल्कुल अकेला पाकर उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। आरव बेहद खामोशी से कमरे के अंदर आ गया। उसने रूही के करीब बैठकर बड़े ही शांत और सौम्य अंदाज में उसके उलझे बालों को सहलाना शुरू कर दिया। आरव के इस कोमल स्पर्श ने रूही के भीतर चल रही बेचैनी को जैसे कुछ पल के लिए थाम दिया और वह काफी रिलैक्स महसूस करने लगी। तभी अचानक माहौल का सन्नाटा गहरा हो गया। आरव ने धीरे से रूही का हाथ थामा और उसे अपनी धड़कनों के करीब ले आया। इससे पहले कि रूही कुछ समझ पाती, आरव ने बेहद धीमे और गहरे एहसास के साथ अपने इस अचानक बदले घटनाक्रम से रूही एक पल के लिए पूरी तरह से स्तंभ रह गई। उससे वह कसम याद आई जो उसने कुछ ही देर पहले आरव को खुद से दूर रहने के लिए दी थी। लेकिन आरव इस वक्त जज्बातों के उस मोड़ पर था जहां खुद पर काबू कर पाना उसके लिए मुश्किल था। इस गहरे उसने पूरी शिद्दत और दीवानगी के साथ रूही को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। लगा दोनों की पूरी तरह से रूही के करीब आने लगा और माहौल में दीवानगी इस कदर हावी हो गई कि दोनों आरव के बीच की जुनूनी एहसास भी मिटने लगे जादू से। लेकिन तभी अचानक आरव ओबराय के दिमाग में एक इस खूबसूरत पल में खो गई और अनजाने में ही आरव के बालों में तीखी नजर अपनी उंगलियां फंसाकर उसे खुद के और करीब कोई घबराहट नहीं थी। आरव के कदम तुरंत पीछे खिंच गए और वह झटके से बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। वह खुद पर और रूही के इस बदले बर्ताव पर हैरान था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, रूही, तुम यह सब जानबूझकर कर रही हो। इतना कहती आरव बिना एक पल गवाए सीधे अपने कमरे की तरफ लौट आया। कमरे में आकर आरव ओबराय बेचैनी से चक्कर काटते हुए खुद से ही बातें करने लगा। मैं बिल्कुल रूही के बुने हुए चक्रव्यूह में फंसने ही वाला था। अगर आज मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं रखता तो वह बाजी पलट देती और मुझे पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लेती। लेकिन इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। मैं रूही को यहाँ से जाने का या इस जाल से निकलने का कोई भी बहाना नहीं ढूंढने दूंगा। दरअसल आरव ओबराय का सातिर दिमाग अब रूही पर पूरी तरह शक करने लगा था। इतनी बड़ी तीखी बहस और नाराजगी के बाद भी रूही का अचानक इस कदर सरेंडर कर देना और रिलैक्स हो जाना उसकी समझ से परे था। रूही के इस छुपे हुए इरादे को भांपने के लिए उसने एक नई चाल चलने का फैसला किया। उसे समझ आ गया था कि रूही से सच उगलवाने का सिर्फ एक ही अचूक रास्ता है, प्यार का नाटक, क्योंकि इसके अलावा दुनिया की किसी और चीज से रूही को कोई फर्क नहीं पड़ता।
आरब को यह भी अच्छी तरह मालूम था कि अगर रूही से सख्ती से या रो रो कर भी पूछा जाए तो भी वह बेहद अड़ियल और जिद्दी होने के कारण अपना मुंह कभी नहीं खोलेगी। लेकिन आरव ओवरा भी दिमाग का उतना ही तेज था। वह समय रहते ये ताड़ गया कि रूही उसे किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाने का ताना बाना बुन रही है, इसलिए अब उसे अपना हर एक कदम बेहद फूक फूक कर और सोच समझ कर उठाना होगा।